Hello, my dear friends. Namaskar to all of you, and welcome back to our YouTube channel Ambition MBBS. My dear friends, today we are going to start a very important new chapter of organic chemistry, that is the general organic chemistry 1, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म 1, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाके पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म 2, जिसके अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन वाला पार्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे आनी चाहिए GOC1, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। देखो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इससे सीधे हर साल लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर मैं नीट की बात करूँ तो यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और देखो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब तक आप पे GOC1 नहीं आ जाती तब तक आप पे रिएक्शन मैकेनिज्म 2, या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। क्योंकि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखो इसके अंदर रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सारे इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और भी यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 या GOC1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे जितने भी इफेक्ट होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि हमने जब बचपन में ABCD पढ़ी थी, उसी तरीके से अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो उसके लिए यहाँ पे जरूरी है कि आप पे GOC1 आनी चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म आप पे किसी भी हालत में आनी चाहिए। चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पे शुरू। ओके, तो देखो यहाँ पे GOC1, ठीक है, ये 11th क्लास का चैप्टर है, आप पे ये आना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एलन का मॉड्यूल कंप्लीट फॉलो करने वाला हूँ। एलन का एक एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो जिसके पास एलन के बुकलेट्स है वो यहाँ पे अपना पूरा फ़ायदा उठा सकता है। जिनके पास बुकलेट्स नहीं है उनको भी आगे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इससे पहले हम करते हैं यहाँ पे चैप्टर को शुरू एकदम जीरो से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती क्या है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स, कि यहाँ पे पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का यहाँ पे बनना। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे हम कार्बन को रेफरेंस मान के यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा होगा, जो कार्बन होता है वो हमेशा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बन को हम यहाँ पे रेफरेंस मान के यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ही यहाँ पे क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है कि रिएक्शन यहाँ पे 2 टाइप की होती है, एक होता है सिंगल स्टेप और एक होता है यहाँ पे मल्टीपल स्टेप, यानी कि सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी हम एकदम मोटा मोटा यानी कि बाहर से देखेंगे, अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे GOC1 के अंदर भी और GOC2 के अंदर भी। GOC2 के अंदर हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी हम यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा देखते हैं कि भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक रिएक्टेंट लिया आपको समझाने के लिए, और वो है यहाँ पे ABCD, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे ABCD ये क्या है कि यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और आपको जो साथ में दिखाई दे रहा है ये इधर की साइड आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है, आपका ये प्रोडक्ट है ये वाला। तो देखो ये आपका रिएक्टेंट था और आपका ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, यही आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ये भी आपका इधर प्रोडक्ट ही है, ये भी आपका इधर क्या प्रोडक्ट है। अब ये कैसे बना ये तो हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको मुझे क्या बताना है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन किसे कहते हैं, जो कि ओनली 1 स्टेप में हो जाए, नाम से ही पता लग रहा है, जो रिएक्शन यहाँ पे सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका मैंने छोटा सा एक मैकेनिज्म लिख रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे AB बॉन्ड है और इधर CD बॉन्ड है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। इस सिंगल स्टेप में बस एक यही इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बनती है किसमें, सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर।
सेकंड आ जाता है आपका मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में भी वही मैंने सेम टू सेम रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे ए बी और सी डी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ए सी एंड बी डी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए का सी के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड बी का यहाँ पे डी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोला जाता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो देखो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन यहाँ पे एक यानी कि सिंगल स्टेप में हो रही थी, और जो मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन थी वो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में होगी, नाम से ही पता लग रहा है। तो भाई सिंगल स्टेप में तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन है इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है भाई यहाँ पे इंटरमीडिएट का, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो मल्टीपल स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ, इंटरमीडिएट्स का, एंड सिंगल स्टेप के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट का। तो देखो यहाँ पे मैंने ये आपके लिए नॉर्मल एक ही रिएक्टेंट ले रखे हैं, ए बी आपके लिए मैंने आपको बताया था, इधर भी ए बी है और इधर भी सी डी, मैंने ये रिएक्टेंट लिया। तो देखो मैंने मान लिया कि ए बी बॉन्ड में बी का ई एन ज्यादा है, मैंने क्या माना, ए बी बॉन्ड में बी का ई एन ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा ई एन होगा उसके अंदर क्या होगी, ज्यादा ताकत होगी, किस चीज की, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को छीनने की। तो बी ने क्या किया, ए से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी के ऊपर तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे, ए से। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे माना सी डी बॉन्ड के अंदर कि सी की ई एन डी से ज्यादा है, क्या माना मैंने, सी की ई एन यहाँ पे डी से ज्यादा है। अब आप ये मत बोलना मैं अभी ये सब क्यों मान रहा हूँ, मैं आपको मैंने बताया कि ऊपर ऊपर से एक प्रीव्यू दे रहा हूँ, फिर डिटेल में हम अंदर जाके हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, इसलिए आपको ऊपर ऊपर से बताना पड़ रहा है। तो देखो ये आपका ए प्लस, ये आपका ए प्लस आयन है, और ये सी डी बॉन्ड, मैंने माना कि सी की ई एन ज्यादा है, तो सी की ई एन ज्यादा होगी तो सी के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका यहाँ पे डी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ए के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इधर ए प्लस, इधर सी माइनस, इधर बी माइनस और इधर डी प्लस, तो ये क्या करेंगे, आपस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने देखो यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। इधर मैंने एसी बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, क्योंकि इधर ए प्लस था और इधर सी था, तो इधर ए प्लस और सी माइनस, इन दोनों आयनों ने मिलकर यहाँ पे क्या बना लिया, एसी बॉन्ड बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पे बी माइनस और डी प्लस, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया भाई, यहाँ पे बी डी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, एकदम आसान था, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। आपको याद क्या रखना है कि सिंगल स्टेप के अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, एंड यहाँ पे मल्टीपल स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। अभी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये तो हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे जीओसी 1 के अंदर, एक एक चीज़ें। अब इंटरमीडिएट क्या होता है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पे 3 मैंने इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रखे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे केमिस्ट्री में नहीं तो बायो के अंदर, यहाँ पे जो आपका बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हो सकता है आप पे आता हो, नहीं आता तो आप सुन लीजिए। देखो यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस पे ले रखा है एनर्जी, और इधर आपका ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, मैंने आपको रिएक्शन के भी 2 टाइप बताए थे, एक सिंगल स्टेप और एक मल्टीपल स्टेप। इसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी के बेसिस पर भी यहाँ पे रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकेंड आपका यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको यही पहचानना है कि एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है। तो देखो भाइयों, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट ले रखा है और एक इधर प्रोडक्ट ले रखा है। तो देखो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी अगर प्रोडक्ट से ज्यादा हो, देखो ऊपर कौन है बताओ, ऊपर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, देखो रिएक्टेंट इधर है प्रोडक्ट इधर है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रटना है तो रटो, समझना है तो समझो, जो भी करना है वो करो, मैंने एकदम आपको डिस्प्ले पे सब कुछ दिखा रखा है। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, तो इसको हम नाम दे देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं भैया क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम दे दिया मैंने, एंडोथर्मिक रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से नहीं तो बायोमोलिक्यूल में, बायो के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। AR यहाँ पे एसेशन रीजन यहाँ पे बना के भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। अभी क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस
और इधर मैंने एनर्जी ले रखी, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। बताओ यहाँ पे ये एक्जोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? तो यार आपको दिखाई दे जाना चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट है वो ऊपर है, प्रोडक्ट है वो नीचे है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी किससे ज़्यादा है? प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे एक्जोथर्मिक। और साथ में आपको दिखाई दे रही है क्या है? बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भाई, ये है आपकी ट्रांजेक्शन स्टेट। ये आपकी ट्रांजेक्शन स्टेट है। ये क्या होती है हम डिटेल में देखेंगे, आपको अभी मैंने प्रीव्यू दे दिया चैप्टर का। तो देखो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट इफेक्ट के बारे में, रिएक्शन सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, जब इसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और यहाँ पे कई सारे कार्बिन, नाइट्रीन, यहाँ पे जो जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये आपको ग्राफ समझ आ जाना चाहिए और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने बोला रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 हमारे इस चैप्टर का नाम है GOC 1। तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है पहले आप ये समझो। डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रिएक्शन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना, पूर्ण रूप से अध्ययन करना। किसके बारे में? ऑर्गेनिक रिएक्शन मानो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? डिटेल स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म बोला जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो एक यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट टर्म आती है। फर्स्ट आता है यहाँ पे सबस्ट्रेट, दूसरा आता है भैया यहाँ पे रिएजेंट, और थर्ड आता है यहाँ पे रिएक्टेंट। और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपको ये कन्फ्यूज पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनको एक एक को अच्छे से समझना है। अभी मैं समझाता हूँ। एक क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, दूसरा क्या होता है? रिएजेंट होता है, और तीसरा क्या होता है? थर्ड यहाँ पे वो होता है रिएक्टेंट। तो इनको अच्छे से समझो। देखो आपको एक चीज बता देता हूँ कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये होता है भाई। रिएक्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट होता है। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? सबस्ट्रेट भी आएगा और साथ में रिएजेंट भी आएगा। अब देखो, अभी मैंने आपके लिए एक समझाने के लिए आपके लिए एक एग्जांपल लिया। इधर एग्जांपल ये कि AB इधर कोवेलेंट बॉन्ड है, AB क्या इधर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें मैंने मान लिया कि B की EN ज्यादा है किससे? A से। B की EN ज्यादा A से, तो B के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक रिएजेंट ले लिया, और रिएजेंट मैंने ले लिया यहाँ पे XY। कोई भी आप XYZ कोई भी मान सकते हो, जो भी आपका मन करे। मैंने आपको समझाने के लिए XY ले लिया। मैंने यहाँ पे माना कि X की EN यहाँ पे Y से ज्यादा है, तो X के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि X क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा जबरदस्ती, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा, ताकत ज्यादा है। और Y के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में क्या बनते हैं? आपके इंटरमीडिएट बनते हैं। और यहाँ पे ए का किसके साथ यहाँ पे संबंध हो जाएगा? ए का यानी कि A प्लस का यहाँ पे X माइनस के साथ, और B माइनस का Y प्लस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। और वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। ये यहाँ पे आपको इसको समझना है, समझ आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो ठीक। यहाँ काम की बात क्या है आप वो समझो। काम की बात ये है कि मुझे आपको सबस्ट्रेट, रिएजेंट और रिएक्टेंट पहचानना सिखाना है। आपको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या बताया? रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। अब आप ये जानो कि भाई सबस्ट्रेट क्या होता है। तो देखो मैंने नीचे डेफिनेशन लिख रखी है, इसको अच्छे से समझ लो। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि substrate is the reactant which supplies carbon to the new bond and the other reactant is known as reagent। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि is the reactant which supplies carbon to the new bond। क्या? कार्बन टू द न्यू बॉन्ड। यानी कि देखो इसके लिए भी एक एग्जांपल लिया। पहले तो आप इस सबस्ट्रेट और रिएजेंट इनको हाईलाइट कर लीजिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख रहा है। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया जिससे आपको सीधा सीधा समझ आए। फर्स्ट तो आप ये देखो कि जो मैंने यहाँ पे लाइनें लिख रखी है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट और एक होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट दो चीजें आती है। अब यहाँ पे आप देखो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट ये होता है कि जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है,
तो जब रिएक्टेंट से बनते वक्त, प्रोडक्ट बनते वक्त, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन आ रहा है, जो कार्बन आ रहा है उसको आप नाम दे दोगे क्या, उसको नाम दे दोगे आप यहाँ पे सबस्ट्रेट, उसको नाम दे दोगे सबस्ट्रेट। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ रहा, जो कार्बन यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ रहा, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे रिएजेंट। तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, CH3Br प्लस OH माइनस आयन। तो देखो इधर क्या होगा, इधर ये CH3OH, इधर ये CH3OH, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, इसका EN ज्यादा है तो Br के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये CH3OH बना और Br माइनस बना। तो ये दोनों क्या थे बताओ, थोड़ी देर पहले ये दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों थे हमारे रिएक्टेंट, ये दोनों क्या थे, आपके रिएक्टेंट थे। अब इनमें से एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, और एक रिएजेंट हो जाएगा। तो उसको हम कैसे पहचाने, तो मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट वो होता है जो यहाँ पे, जो प्रोडक्ट के अंदर जिसका कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे किसका आ रहा है, CH3, ये देखो इधर भी CH3 और इधर भी CH3, यानी कि यहाँ पे ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका रिएजेंट हो जाएगा। रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एंड में जाके ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट में ये दिखाई नहीं देता कहीं भी, लेकिन जो सबस्ट्रेट होता है वो यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखाई देता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। इधर मैंने ले लिया आपका बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन है, ठीक, और ये आपका CH3Br, और साथ में मैंने AlCl3 यहाँ पे ले लिया, और ये क्या है यहाँ पे, ये आपका एक लुईस एसिड है, ये क्या आपका लुईस एसिड है, लुईस एसिड, लुईस बेस, ये क्या होते हैं आपको मैं बताऊंगा। तो देखो इधर आपका बेंजीन था, इधर आपका CH3Br था, और मैंने इधर ये प्रोडक्ट बना दिया, और इस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट नाम होता है, इसको आप रट लीजिए, इसका नाम होता है भैया यहाँ पे टोल्यूइन। क्या नाम होता है, टोल्यूइन, रट लीजिए। जब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप आपको दिखाई दे जाए तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पे टोल्यूइन, या फिर इसका आप इसको IUPAC नेम में क्या बोलेंगे, अब इसको IUPAC नेम में बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। तो देखो इधर आपकी बेंजीन थी, इधर आपका CH3Br था, इधर आपका AlCl3 था, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है भैया टोल्यूइन। तो यहाँ पे आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इधर देखो इधर भी कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन है और इधर भी कार्बन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी कार्बन कार्बन आ गया, ये बेंजीन वाला कार्बन भी आ गया, और CH3Br वाला कार्बन भी आ गया, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो भैया इसके अंदर तो दोनों ही कार्बन आ गए, तो फिर हम यहाँ पे रिएक्टेंट किसको माने, तो फिर हम यहाँ पे रिएक्टेंट किसको माने और सबस्ट्रेट किसको माने। तो इस कंडीशन में देखो जो आपका मन करे उसको आप मान सकते हो। अगर आपको बेंजीन को सबस्ट्रेट मानना है तो मानो, और अगर आपको यहाँ पे CH3Br को सबस्ट्रेट मानना है तो मानो। ऐसे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जिस भी रिएक्शन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ऐसी कंडीशन आने में, जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो उस टाइम आप जिस भी रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि मैं यहाँ पे बेंजीन के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बेंजीन को क्या मान लूंगा, सबस्ट्रेट मान लूंगा। आप यहाँ पे मतलब जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, मान लो कि आप यहाँ पे मिथाइल की कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, आप यहाँ पे मिथाइल की XYZ कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिथाइल को सबस्ट्रेट मान लेंगे। मुझे आपको ये समझाना था, जो कि मैंने समझा दिया। ये तो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा एक हेडिंग रहेगा कि हम भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तो आपका हो जाएगा भाई, हम यहाँ पे पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट आपका हो जाएगा बॉन्ड क्लीवेज। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे भैया रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में, रिएजेंट के बारे में, कि रिएजेंट क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के रिएजेंट होते हैं। थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे भैया रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में देखेंगे। फोर्थ हम यहाँ पे देखेंगे भैया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। अभी ये देखो, एक आप यहाँ पे देख लीजिए कि बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, विस्मांस यहाँ पे बंद विखंडन, और एक होता है यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि समांस बंद विखंडन। एक और यहाँ पे रिएजेंट के भी यहाँ पे दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है आपका इधर इलेक्ट्रोफाइल।
और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये यहाँ पे टोटल 5 से 6 तरह के होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके? टोटल 5 to 6 टाइप होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इस ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसी में लगने वाला है। लेकिन हमें अगर आपको मैं बात करूँ तो एक रिएजेंट भी इधर से इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, और इंटरमीडिएट ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड क्लीवेज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा आज के वीडियो में कि मैंने आपको क्या क्या बताया, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, सिंगल स्टेप एंड मल्टीपल स्टेप, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है मैंने आपको बताया था कि पुराने बंधों का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स। इधर मैंने आपको एक ग्राफ बताए थे, आप पे एक ग्राफ समझ आनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, अदरवाइज एंडोथर्मिक। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है मैंने आपको बताया, डिटेल स्टडी ऑफ द रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं एक एक स्टेप के बारे में स्टडी करना, उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट उसको बोलेंगे जो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन आता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और साथ वाले को जो प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देता जो कार्बन, उसको हम यहाँ पे रिएजेंट बोल देते हैं। और सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट को मिला के क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते थे। आपको ये भी समझ आया होगा, नीचे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए थे और साथ में मैंने डेफिनेशन लिख रखा है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट का। और फिर मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे टोटल 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्स्ट बॉन्ड क्लीवेज, सेकंड यहाँ पे रिएजेंट, थर्ड यहाँ पे आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एंड फोर्थ होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बॉन्ड क्लीवेज, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।